Hello everyone, myself Mohit Bansal, PGT Physics from KV Panna, and we are going to start the few topics of the chapter light, reflection and refraction. In the last in the last session we have covered the sign convention for the reflection of spherical mirrors, and in that we have studied that the pole of the mirror is treated as origin. All the distances measured to the right of the principal axis are taken as positive, and all the distances are measured on the left hand side of the pole of the mirror are taken as negative, and all the distances measured upward perpendicular to the principal axis are taken as positive, and all the distances measured डाउनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। जैसा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी जितने के सभी के सभी डिस्टेंसेज जो ओरिजिन से राइट में होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव, ओरिजिन से अबव पॉजिटिव, ओरिजिन से डाउन नेगेटिव। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, चैप्टर का नेम आपको पता ही है, दैट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और इसके अंदर हम आज स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ मिरर फॉर्मूला। हाँ जी, मिरर फॉर्मूला आप सभी को पता है। स्फेरिकल मिरर के अंदर this is your pole, this is your principal axis, and you know that on the right hand side all the distances are positive, जितने भी राइट में मेजर करेंगे, जितने लेफ्ट में मेजर करेंगे ऑल आर नेगेटिव। जितने अपवर्ड डायरेक्शन में आप मेजर करेंगे यानी हाइट मेजर करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में आर टेकन एज पॉजिटिव, और जितने भी आप हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे दैट आर टेकन एज नेगेटिव। ये सारे हम साइन कन्वेंशन में पढ़ चुके हैं बच्चे। ओके, सो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, पहले डेफिनेशन देते हैं। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? द मिरर फॉर्मूला is the relationship between object distance, image distance and the focal length of mirror। हाँ जी, क्या है आपके पास मिरर फॉर्मूला? ये एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में, और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर के बीच में। तो इन तीनों के बीच में जो भी आपका रिलेशनशिप होगा उसे क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। एंड दैट इज गिवन बाय, दैट इज 1/u plus 1/v is equal to 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला वेयर u क्या है? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? v इज द इमेज डिस्टेंस, एंड f क्या है? f इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये रिलेशनशिप है, क्या है? इन मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एंड इट इज रिटन एज 1/u plus 1/v is equal to 1/f, where u is the object distance, v is the image distance, and f is the focal length of the mirror, focal length of the mirror। Okay, and always remember this formula, दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर। ये हर सिचुएशन में हर स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन, फॉर ऑल सिचुएशंस, फॉर ऑल स्फेरिकल। ये हर सिचुएशन में, मतलब आपने स्फेरिकल मिरर के अंदर कॉनकेव के लिए 6 केस पढ़े थे, कॉन्वेक्स में 2 केस पढ़े थे, हर केस के लिए ये आपका वैलिड होगा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर
ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बट आपको इसको लिखते टाइम या इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डालते टाइम किसका यूज़ करना पड़ेगा, न्यू साइन कन्वेंशन का। मतलब न्यू साइन कन्वेंशन मस्ट बी फॉलोड बाय सब्सटीट्यूटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू u, v एंड f इन द फॉर्मूला। यू मस्ट ऑब्जर्व, वी मस्ट यूज, या वी मस्ट मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, वी मस्ट यूज न्यू साइन कन्वेंशन, न्यू साइन कन्वेंशन, हाँ जी, न्यू साइन कन्वेंशन वाइल, हाँ जी, वाइल सब्सटीट्यूटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू, वाइल सब्सटीट्यूटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब जब आप इनके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि आपको न्यू साइन कन्वेंशन यूज़ करने हैं, यू वी एंड एफ, यू वी एंड एफ। नेक्स्ट इसके अंदर हम और डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन। व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? हाँ जी, मैग्नीफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, मैग्नीफिकेशन of a spherical mirror, of a spherical mirror is defined as the, is defined as the, हाँ जी, रेशो, किसका रेशो है, रेशो ऑफ साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, या इसे हम हाइट भी कह सकते हैं, साइज कह लीजिए या हाइट कह लीजिए, हाइट ऑफ या साइज ऑफ द इमेज टू दी साइज या फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द। मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट और साइज ऑफ द इमेज टू द साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर m। इसे स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं। मान लीजिए इफ h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, एंड h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, हाँ जी, हाइट ऑफ द इमेज, देन, हाँ जी, देन m क्या आएगा बच्चे? m हमें पता है हाइट ऑफ द इमेज that is h dash divide by height of object that is h, यानी m की वैल्यू क्या आ गई? m is comes out to be h dash divided by h, m is equal to h dash divided by h. There is another relation for the m, relationship between m, u and v. The magnification, the magnification m is also related, हाँ जी, is also related, किससे रिलेटेड है? टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो क्या होता है हम पढ़ कर आए अभी, u एंड इमेज डिस्टेंस, v, मतलब इन दोनों से रिलेटेड है। वो कैसे? दैट इज m इक्वल टू h डैश डिवाइड बाई h इज इक्वल टू माइनस में v डिवाइड बाई, माइनस में v डिवाइड बाई m इक्वल टू h डैश डिवाइड बाई h इक्वल टू माइनस v बाई u। ऑलवेज रिमेंबर दैट, हाँ जी, ऑलवेज रिमेंबर, क्या याद रखना है हमें? ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना क्या, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हैं,
is always taken as positive, is taken to be पॉजिटिव। जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? रीज़न क्या है? एज द ऑब्जेक्ट, क्यों? एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हाँ जी, इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि हम हमेशा जो ऑब्जेक्ट को है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव रखेंगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन जो हाइट ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन हमें पता है पॉजिटिव कब होगी? जब इमेज वर्चुअल होगी, और जब आपका हाइट रियल होगी तो वो क्या होगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हम पीछे जितने भी केस करके आए हैं, मिरर के जो हमने डायग्राम के केस किए थे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट, देखिए ये उस दिन हमने काम किया था। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ रियल इमेज बन रही है वहाँ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है। यहाँ पे तो पॉइंट साइज है, वहाँ कहाँ बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है। आप देख सकते हैं जहाँ भी इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है वो सारे के सारे केसेस में आपकी इमेज कहाँ बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है। सिर्फ एक 6th केस जहाँ इमेज वर्चुअल थी वहाँ ऊपर बन रही है। तो हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितने डिस्टेंस है वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और नीचे जितने होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो आपके 5 केस में आप देख सकते हैं सारे सारे, ये तो पॉइंट्स है, इसको छोड़िए फिलहाल, इसको देखिए नीचे है, ये भी, इसमें भी नीचे है, इसमें भी नीचे है, आपके पास नीचे बन रही है, इसमें भी आपके पास कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर, लेकिन नीचे बन रही है। तो इन सारे केसेस में कहाँ रियल जब भी इमेज बनेगी वो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, और जो वर्चुअल इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है। तो ये वही कह रहा है, ऑलवेज रिमेंबर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? प्रिंसिपल एक्सिस से अबव होता है। बट the height of image may be positive or negative, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एज द इमेज इज वर्चुअल और रियल। मतलब अगर वर्चुअल इमेज होगी तो पॉजिटिव होगा हाइट, और अगर ये रियल है तो नेगेटिव होगा। तो अब आपको पता लग गया, नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट एम द इमेज इज रियल। मतलब अगर हमारे पास एम की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब इमेज क्या है? नेगेटिव है। लेकिन अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसका मतलब क्या है? इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल होगी। इज इट क्लियर? हाँ जी, यहाँ हमने क्या पढ़ा? m इज इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाई एच है। हम पढ़ चुके हैं h तो पॉजिटिव है, ऑलवेज रिमेंबर। अब अगर ऊपर नेगेटिव आएगा तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? इफ़, यहाँ से तो लग गया, इफ़ m इज नेगेटिव दैट मीन्स इमेज इज रियल। तो हमेशा रखना, आपको अगर क्वेश्चन में m की वैल्यू दी हुई है, अगर वो नेगेटिव दी हुई है इसका मतलब इमेज कौन सी बन रही है? रियल। अब अगर मान लीजिए m इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाई एच है, h तो हमें पता है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर एच डैश भी पॉजिटिव है, h तो पॉजिटिव हमेशा, अगर एच डैश ही पॉजिटिव तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या है? इफ़ m इज पॉजिटिव दैट मीन्स इमेज इज वर्थ, इमेज इज वर्थ। इज इट क्लियर? तो आपको m की वैल्यू से ये पता चल जाएगा इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। इज इट क्लियर बच्चे? तो दिस वाज द टॉपिक, दैट इज मिरर फॉर्मूला एंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Refraction of light. So before starting the what is refraction of light, आप लोगों ने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर कई बार लाइट को जाते हुए देखा होगा बच्चे।
तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन के पाथ के लोग फॉलो करती है या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने कई बार लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए देखा होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ग्लास, पानी, एयर, वैक्यूम या और भी सारे मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट है, जिनके अंदर लाइट जा सकती है, आर पार जा सकती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो लाइट पर क्या इफेक्ट आता है, क्या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या अपने पाथ से मुड़ जाती है। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना जा रहा हूँ बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मेरे पास एक ग्लास स्लैब है बच्चे, दिस इज ए ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है। आप ज़रा ये लेटर्स लिखे हुए देखिए, आप लोग को ये लेटर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं ग्लास स्लैब को यहाँ पर स्लाइड करूँगा आपको लेटर्स कुछ उठे हुए दिखाई देंगे बच्चे। यू कैन सी दैट लेटर्स आर रेजन अप, कि लेटर जब आप ग्लास स्लैब के अंदर से देखते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे लेटर्स उठ गए हैं, थोड़े से नॉर्मल पोजीशन से ऊपर की तरफ आ गए हैं। यू कैन सी दैट। ओके, सेकंड एक और कर सकते हैं बच्चे। मान लीजिए मैंने एक ग्लास टम्बलर ले लिया जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिप दिस पेंसिल। ओके, यू विल ऑब्जर्व दैट जहाँ पर वो पानी जो पेंसिल है पानी और एयर के इंटरफेस पे कांटेक्ट कर रही है, आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ से पेंसिल मुड़ी हुई है, यानी स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। आपको देख सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पेंसिल जो है वो अपनी पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वाई दिस हैपन सो, तो इसी बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे बच्चे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज few things. We can do another thing also. Okay, let us do it once again. मान लीजिए आपके पास ये पानी का टम्बलर है, ओके, एंड दिस इज योर मार्बल, दिस इज स्मॉल मार्बल। यू कैन सी दैट अगर मैं इसे बाहर रखे हूँ पानी के, ये इतना साइज दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस मार्बल को पानी के ग्लास के अंदर डिप करके छोड़ता हूँ, यू विल ऑब्जर्व दैट द साइज ऑफ द मार्बल बिगर देन द ओरिजिनल साइज। आप देख सकते हैं साइज उसका बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बाहर निकालूंगा इसका साइज फिर से छोटा दिखाई देगा। ये देखिए, अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो साइज का छोटा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी, तो आप सब ने देखा व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या देखा। जैसे हमने देखा कि ग्लास स्लैब को अगर हम किसी प्रिंटेड पेपर के ऊपर रखते हैं तो आपको उसके जो लेटर हैं वो स्लाइटली रेज दिखाई देते हैं, वो जब आप उसके ऊपर से देखते हैं। इसी तरह जब आप एक पेंसिल को ग्लास टम्बलर जिसके अंदर पानी भरा है उसे डालते हैं तो इट अपीयर्स टू बी स्लाइटली डिस्प्लेस एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। जहाँ एयर और पानी का इंटरफेस है वहाँ आपको पेंसिल थोड़ी मुड़ी हुई नजर आती है। अगर आप एक नींबू को आप अपने घर पे कर सकते हैं, पानी का गिलास भर लीजिए कांच का, उसमें नींबू को डालिए तो आपको नींबू थोड़ा बड़े साइज का दिखाई देगा। ऐसा आप लोगों ने जूस वाले के पास देखा होगा। तो क्यों? क्योंकि जब आप उसे साइडों से देखते हैं आपको वो बड़ा दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दिस फिनोमिना या दीज ऑल फिनोमिना अपीयर्स ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो जब लाइट पानी से एयर में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से हटती है, दैट इज़ डिस्प्लेस होती है, और उसी की वजह से हम उसका बिगर पोर्शन देख पाते हैं। सिमिलरली जब आपने ग्लास के पानी के ग्लास में पेंसिल को डाला तो पेंसिल के ऊपर वाले पार्ट से तो जो लाइट आ रही है वो सीधा एयर से होती हुई आ रही है, लेकिन जो निचले पार्ट में जो पानी के अंदर पार्ट है उससे जो लाइट आ रही है वो पानी से होते हुए फिर हवा से होते हुए हमारी आंखों में एंटर करती है। तो जब वो पानी से हवा में एंटर करती है, पानी से एयर में एंटर करती है, तब वो अपने पाथ से मुड़ती है, अपने पाथ से डिस्प्लेस होती है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is the phenomena of change in the path of light, change in the path of light when light
goes from one transparent medium to another transparent medium. जब एक लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वो लाइट अपने स्ट्रेट पाथ से हट जाती है, देन दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी ग्लास स्लैब है, तो जब लाइट की रे आपके पास किसी एंगल पर इसे आती है, इसके इस पॉइंट ओ पर आती है, ये एन डैश नॉर्मल है इस सरफेस के, ये ए ओ इंसिडेंट रे है। तो जब जितने एंगल आई पर आई है, ये जाना तो यहाँ स्ट्रेट जाती थी, लेकिन जब ये एयर से ग्लास के अंदर एंटर करती है तो ये अपने पाथ से मुड़ जाती है और वो इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए चली जाती है, एंगल आर रिफ्रैक्शन का बनाते हुए। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस फिनोमिना यानी चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट on going from one medium to another medium is known as refraction of light, is known as refraction of light। आपके नेचर में बहुत सारे फिनोमिना है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड हैं बच्चे, क्लियर। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थ्रो ए ग्लास स्लैब, थ्रो ए ग्लास स्लैब। हाँ जी, हम अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे किसके थ्रू, एक ग्लास स्लैब के थ्रू। ओके, तो स्टडी करते हैं। लेट अस कंसीडर आपके पास कोई ग्लास स्लैब है, दिस इज ए बी सी डी, this is your rectangular glass slab A B C D, is it clear? Let us consider आपके पास कोई पॉइंट O है जिस पर एक रे किसी एंगल पर यहाँ इंसिडेंट हो रही है, दिस इज ई ओ रे। ये ई ओ रे है जो आपके पास किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। अब एंगल निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, बिकॉज वी ऑलवेज टेक एंगल विद द नॉर्मल्स। सो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका एन डैश नॉर्मल है, क्लियर। अब ये रे जाना तो यहाँ स्ट्रेट जाती थी, बिना मुड़े, बिना कहीं भी मुड़े ये राइट की रे सीधा जाना चाहती थी। लेकिन हम क्या देखते हैं, दिस लाइट रे विल बेंड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ एंड विल ट्रेस ए पाथ ओ ओ डैश। वो ओ ओ डैश के अलोंग मुड़ जाती है, इस पॉइंट पे आ जाती है। अब हम यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल हमने मान लिया, ये एम है, ये एम डैश है, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपका मान लीजिए ये R1 एंगल पर आई थी, ये I1 और ये R1, क्लियर। और मान लीजिए अब ये वाली रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये एंगल कितना होगा, I2। और ये मान लीजिए अब अपने जाना तो यहाँ जाती थी सीधा, लेकिन जाती है इसके लॉन्ग है, इस पाथ के लॉन्ग, और कितना एंगल बनाती है, R2। कितना एंगल बनाती है, R2। इज इट क्लियर एवरीवन? हम क्या देखते हैं बच्चे इन दिस एक्टिविटी, या इस प्रोग्राम में हम क्या देखते हैं, जो लाइट है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है एट पॉइंट O एंड O डैश। लाइट ने अपनी 2 बार डायरेक्शन चेंज की है, O और O डैश। ये वो 2 पॉइंट है जहाँ पर 2 मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, एयर ग्लास एंड ग्लास एयर। यहाँ पर लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है O पॉइंट पर, और O डैश पर ग्लास से एयर में एंटर कर रही है। तो आप देखते हैं कि ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आपकी लाइट की रे जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, या जहाँ पर सरफेस 2 मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, वहाँ पर लाइट की रे अपने पाथ से मुड़ती है। हमने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं, एन डैश और एम डैश। जो एन डैश है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, और जो एम डैश है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं O पॉइंट पर एन डैश
ए बी पर परपेंडिकुलर है, MM डैश O डैश पॉइंट पर आपका CD पर परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर एवरीवन? उसके बाद जो लाइट रे है एट पॉइंट O, वो जो एंटर कर रही है एयर से ग्लास में, एयर क्या है? रेयर मीडियम, और ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम। एयर क्या है? रेयर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। तो एट पॉइंट O जो लाइट रे है वो एंटर कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, इसीलिए यानी एयर से ग्लास पे, तो इसीलिए जो लाइट की रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवार्ड द नॉर्मल। और एट O डैश पर जो लाइट की रे है वो ग्लास से एयर में जा रही है, यानी डेंसर से रेयर में जा रही है, इसीलिए लाइट की रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर हम कंपेयर करें एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द बोथ सरफेस, तो हमें क्या मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हमें एक चीज़ समझ में आई, क्या कि जब भी लाइट की रे, लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब भी लाइट की रे जा रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, मतलब जब भी लाइट की रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, डेंसर मीडियम, हाँ जी, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड रहेगी। क्लियर? सेकेंड वन, अगर लाइट की रे, ये पहला पॉइंट हो गया, लाइट रे उल्टा कर रहे हैं अब, लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, तब क्या होगा? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब जब लाइट की रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, जब लाइट की रे डेंसर से रेयर में जा रही है तब लाइट क्या हो रही है? आपकी नॉर्मल से दूर हट रही है, नॉर्मल से दूर हट रही है। या आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। क्लियर? तो अब आपने यहाँ जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल करते हैं। सबसे पहले ये कौन सी रे है जो इस ग्लास सरफेस पे गिरी है? दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। दिस रे दैट इज EO रे जो ऑब्लिकली AB सरफेस पर गिर रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो ये OO डैश रे है, ये OO डैश जो यहाँ से आ गई है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्ट हुई है ये लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे। और जो ये थर्ड रे आपकी ग्लास में से बाहर निकल रही है, एमर्ज कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? एमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे, इसको बोलेंगे एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे। आगे देखिए, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो एमर्जेंट रे है वो पैरेलल है इंसिडेंट रे के। आप देख सकते हैं दिस एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये देख सकते हैं कि हम एमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। वाई? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब लाइट की रे एयर से ग्लास के अंदर आई थी, जितने एंगल से वो नॉर्मल की तरफ मुड़ी थी उतने ही एंगल से वो नॉर्मल से दूर हट गई जब वो ग्लास से एयर में गई। दोबारा सुनिए, ऐसा क्यों हुआ कि जब ये रे आपकी एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है तो जितने एंगल से वो नॉर्मल की तरफ मुड़ी थी उतने ही एंगल से वो नॉर्मल से दूर हटती है जब वो कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है। क्या? द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट अपोजिट पैरेलल फेसेस AB एंड CD ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आर इक्वल एंड अपोजिट। क्या कह रहा है? जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है ऑफ द रे ऑफ लाइट, कहाँ पर? एट अपोजिट पैरेलल फेसेस AB और CD पर, AB और CD पर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इक्वल एंड अपोजिट है। मतलब जितने एंगल से यहाँ पर वो नॉर्मल की तरफ मुड़ी थी उतने ही एंगल से वो नॉर्मल से दूर होगी इस पॉइंट पर। तो मतलब जितने एंगल ये जितने एंगल कम था उतना एंगल वापस मिल गया, तो यानी दोनों रेज क्या होंगी? आपस में पैरेलल होगी। हैंस दैट इज वाई द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। बट हमने क्या देखा? जो लाइट की रे है वो अपने पाथ से स्लाइटली डिस्प्लेस हो गई, जहाँ नीचे थी यहाँ आ रही है,
मतलब यहाँ आनी चाहिए थी, यहाँ आ रही है, तो अपने पास से स्लाइटली डिस्प्लेस हो गई, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट. दिस O dash L, O dash L is known as lateral shift, is known as lateral shift. This is known as lateral shift. लेटरल शिफ्ट. तो अब आप लाइट के रिफ्रैक्शन से फैमिलियर हो गए. रिफ्रैक्शन क्यों है, अब हमें पता लगा लाइट का रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने पाथ से मुड़ती है. लेकिन इसका रीज़न क्या है कि क्यों अपने एक पाथ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट अपने स्ट्रेट पाथ से मुड़ गई. द रीज़न बिहाइंड दिस इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम. अब रीज़न लिख रहे हैं हम, रीज़न ऑफ, हाँ जी, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू, हाँ जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू, किसकी वजह से, इज ड्यू टू द चेंज, हाँ जी, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, change in the speed of light, speed of light when it enters, हाँ जी, when it enters या when it goes, क्या लीजिए, when it enters from one transparent medium to another transparent medium, one transparent medium to another transparent medium, another transparent medium. So this is the reason, this is the reason, this is the okay. नेक्स्ट, आप लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो वो आगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने वहाँ पढ़े थे, वैसे ही हम यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे. तो पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, हाँ जी, द इंसिडेंट रे, ये सेम है जैसा वहाँ था वहीं ये भी सेम है, द इंसिडेंट रे, हाँ जी, कोमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. वहाँ क्या था, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा वहाँ पे इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल था. यहाँ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, टू द इंटरफेस, इंटरफेस मतलब जहाँ पर एयर और ग्लास सेपरेट आउट हो रहे हैं, और इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, हाँ जी, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हाँ जी, कोमा ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन. मतलब सारे के सारे कहाँ लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, सेम, सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे. सेकंड पॉइंट, हाँ जी, व्हाट इज सेकंड पॉइंट, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी, हाँ जी, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या लेना है, रेशियो लेना किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इज ए कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट फॉर द, हाँ जी, किसके लिए, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, गिवन कलर एंड
for a given pair of media, for a given pair of, हाँ जी, for a given pair of media, मतलब आपके पास कोई भी दो मीडियम ले लीजिए, चाहे एयर ग्लास ले लीजिए, एयर वाटर ले लीजिए, ग्लास वाटर ले लीजिए, किसी भी दो मीडिया के लिए जो आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा किसी पर्टिकुलर कलर की लाइट के लिए, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज, हाँ जी, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, ये हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। where I is the angle of incidence and R is the angle of refraction। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंड दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ये जो लॉ है, दिस लॉ is known as स्नेल्स, इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, दिस कांस्टेंट वैल्यू, दिस कांस्टेंट वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिलेगी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम मतलब, चलो ये बताता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर? मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम? जिस मीडियम से लाइट ट्रैवल करके आ रही है इंटरफेस पर, वो फर्स्ट मीडियम होता है, और जिस मीडियम में लाइट जाएगी वो कौन सा होगा, सेकंड मीडियम। तो हमेशा याद रखना, जो कांस्टेंट वैल्यू जो मिलेगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, किसका, सेकंड मीडियम का, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। सेकंड मीडियम कौन सा होगा, जिसके अंदर लाइट जाएगी, और फर्स्ट कौन सा है, जिसमें से लाइट आ रही है। तो दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बारे में हम अगले क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ हम स्टॉप करते हैं। आप लोगों का जो होमवर्क है वो क्या है, आप लोगों को यहाँ तक के जितने आपके सॉल्व प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक में और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हें ट्राई कीजिए। इफ़ यू हैव फाउंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसर्न मी। ओके, तो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे अहेड।